बिफोर मैं बाकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल प्रोसीड करूं, मेरे माइंड में कुछ पॉइंट्स आ गए हैं। जैसे एक पॉइंट है मोस्ट कॉमन अकरिंग बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमनली फाउंड बैक्टीरिया रॉड शेप्ड बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, एंड जो राउंड स्फेरिकल शेप्ड कोकस बैक्टीरिया होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड। ये दो पॉइंट मेंशन करते हुए बात आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या बोला यहां पर, मोस्ट कॉमन या मोस्ट कॉमनली अकरिंग बैक्टीरिया दे आर बैसिलस बैक्टीरिया, दे आर बैसिलस बैक्टीरिया। वेयरएज मैं बोलूंगा कोकस बैक्टीरिया, ओवल या स्फेरिकल शेप्ड कोकस बैक्टीरिया दे आर नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड। ये दो पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा। जो है ये पॉइंट आपको शेप ऑफ बैक्टीरिया वाले हेडिंग में मेंशन करना है। बात आगे बढ़ाया जाए, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है प्रोकैरियोटिक सेल के पार्ट 2 वाले लेक्चर में मीजोजोम की बातें की थी। याद आ रहा है कि नहीं? थोड़ा माइंड में रिमाइंड करिए। मीजोजोम ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू एटीपी फॉर्म करता है ना, एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है मीजोजोम। एक फंक्शन हमने आपको बताया था। सो मीजोजोम का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना प्रोकैरियोटिक सेल में जिसके पास मीजोजोम होता है। तो क्या मैं बोलूं विल और एनर्जी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर मीजोजोम है तो वो पार्टिसिपेट करेगा एनर्जी प्रोडक्शन में। वैसे इन जनरल यूकैरियोटिक सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या मैं बोलूं functionally the mesosome it is similar to the mitochondria of eukaryotic cell। structurally तो नहीं होगा, mitochondria of eukaryotic cell totally structure wise differ होता है, whereas mesosome तो simple balloon like infold of plasma membrane है। so mesosome it is analogous structure of mitochondria of eukaryotic cell। analogous का मतलब structurally डिसिमिलर, फंक्शनली सिमिलर। एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर लेता हूं मैं, मीजोजोम इट इज फंक्शनली सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। It is functionally similar to mitochondria of eukaryotic cell। क्या मैं बोलूं मीजोजोम it is analogous to the mitochondria, analogous to the mitochondria of eukaryotic cell। मीजोजोम को एक और नाम देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। अगर आपको परेशान करना होगा तो एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। मीजोजोम का दूसरा नाम है कॉन्ड्रियोइड। सो मीजोजोम इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रियोइड। मीजोजोम इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रियोइड। सो यहां पर दो पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा था। एक तो था जो है शेप ऑफ बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन अकरिंग बैक्टीरिया रॉड शेप का होता है, वेयरएज ओवल या स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं होता है, दे आर नॉन मोटाइल। मीजोजोम फंक्शनली इक्विवेलेंट या एनालॉगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल है, इसका दूसरा नाम है कॉन्ड्रियोइड। ये दो पॉइंट जल्दी से मीजोजोम वाले हेडिंग में और शेप ऑफ द बैक्टीरिया सेल वाले हेडिंग में मेंशन कर लेना। बात आगे बढ़ाते हैं, बात स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम। ठीक है, चलते हैं आगे। सो अपना टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। टॉपिक अपना क्या चल रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यहां इस वाले हेडिंग में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने यहां पर राइबोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दूर दूर तक
membrane bound cell organelle, endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, true vacuole, mitochondria, plastid, etc. on the name of membrane bound cell organelle दूर दूर तक, काफी दूर तक प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल ऑर्गेनेल के नाम पर, प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल ऑर्गेनेल के नाम पर केवल और केवल सिर्फ केवल राइबोसोम होता है। एंड यू बेटर नो दैट राइबोसोम इट इज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। सो मैंने राइबोसोम को मेंशन किया, इट रिप्रेजेंट मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। It is only cell organelle, it is only cell organelle that is present in prokaryotic cell. It is only cell organelle that is present in prokaryotic cell. Prokaryotic cell. बात तो सुनिए, ये जो राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, इट इज केमिकली मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। सो राइबोसोम इज स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन में राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन दो कंपोनेंट होते हैं स्ट्रक्चर में ऑफ द राइबोसोम। तो स्ट्रक्चरली राइबोसोम इट इज मेड अप ऑफ, structurally ribosome it is made up of rRNA। rRNA का मतलब राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। सो varieties of protein they are tangled, they are mixed with ribosomal RNA, and varieties of protein tangled with few type of ribosomal RNA, and this results in formation of ribosome structure which is membraneless cell organelle। सो यहां पर मैं एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, थोड़ा और बातें कर लेते हैं तो हम डायग्राम पे आ जाएंगे। राइबोसोम ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके दो पार्ट होते हैं। राइबोसोम केमिकली मेड अप ऑफ, राइबोसोम केमिकली मेड अप ऑफ, यहां पर स्ट्रक्चरली, ठीक है, स्ट्रक्चरली या केमिकली लिख सकते हैं, इट इज केमिकली मेड अप ऑफ, राइबोसोम केमिकली मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन, और स्ट्रक्चरली इसके पास दो कंपोनेंट होते हैं, दो सब यूनिट ज्वाइन होकर बनाते हैं एक राइबोसोम के पास एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक दूसरा स्मॉल सब यूनिट होता है। लार्ज सब यूनिट में भी होगा प्रोटीन एंड आरआरएनए, स्मॉल सब यूनिट में भी होगा प्रोटीन एंड आरआरएनए। सो यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, स्ट्रक्चरली राइबोसोम it is made up of two subunits। एक है जो है लार्ज सब यूनिट और दूसरा है जो है स्मॉल सब यूनिट। सो लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स दे get attached which results in formation of ribosome structure membraneless cell organelle। थियरी पॉइंट ऑफ व्यू इतना पॉइंट तो याद तो रखिए, जल्दी से बात आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे राइबोसोम बना होता है। ठीक है, ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा याद रखिएगा। बात आगे बढ़ाया जाए तो हम बातें कर रहे हैं राइबोसोम के बारे में, हम बातें कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में। सो यहां पर एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन किया कि ये है लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम और ये है स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। इसमें इस स्ट्रक्चर को हम प्रोटीन मान ले रहे हैं एंड इसमें टैंगल्ड है आरआरएनए। सो दिस इज द प्रोटीन कंसीडर कर ले रहा हूं मैं, this represent ribosomal RNA, this is the protein consider कर ले रहा हूं मैं, this represent rRNA, ये स्ट्रक्चर हो गया लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम and this structure representing small sub unit of the ribosome, this representing a small subunit of the ribosome
एंड इनिशियली लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट वेन इनकी जरूरत नहीं है। जब राइबोसोम नॉन फंक्शनल है उस समय दोनों सब यूनिट जो है अलग रहते हैं, मोनोमर के फॉर्म में रहते हैं। और जब राइबोसोम के फंक्शन की जरूरत पड़ती है, वेन राइबोसोम के फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी देर में बताएंगे। सो मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन, हाई मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन, ये हाई मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन मैं यहां पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जब यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में वहां पर भी राइबोसोम की बात होंगी तो वहां पर मैं डिस्क्लोज करूंगा। यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज में जो है मैग्नीशियम आयन का मेंशन नहीं है, फिर भी हम समझाने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। मैग्नीशियम आयन के हाई कंसंट्रेशन में दोनों स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट दे गेट अटैच्ड and this results in formation of ribosome. So this results in formation of ribosome. क्या मैं बोलूं राइबोसोम इट इज डाइमर स्ट्रक्चर, इट इज डाइमर स्ट्रक्चर। अरे बोलो तो सही, डाइमर मतलब दो स्ट्रक्चर का बना है ना। एक राइबोसोम के पास दो स्ट्रक्चर, दो सब यूनिट है ना, इसलिए हम इसको डाइमर, दोनों सब यूनिट को स्ट्रक्चरली हम मोनोमर। इनिशियली राइबोसोम के लार्ज और स्मॉल सब यूनिट इंडिपेंडेंट होते हैं मोनोमर के फॉर्म में, और जब इनका काम आता है, इनका काम हम बाद में बता देंगे, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन रिक्वायर होता है, हाई मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन रिक्वायर होता है दोनों स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को जोड़ के एक राइबोसोम बनाने का। और ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, इट इज ऑफ 70S टाइप। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इट इज ऑफ 70S टाइप। Prokaryotic ribosome, it is of 70S type, made up of two subunit, large subunit called 50S and small subunit called 30S। ऐसे ही न्यूमेरिकल नाम क्यों दे रहे हैं, ये हम यूकैरियोटिक वाले कंडीशन में समझेंगे। So large subunit of ribosome it is 50S and small subunit of ribosome it is 30S। Kindly do not apply mathematics sir, 50 और 30 तो 80 हो जाएंगे ना, तो 80S बोलो। नहीं, ऐसा नाम क्यों दे रहे हैं? जब आपको यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम वाले एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो इन द प्रोकैरियोटिक सेल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है जिसको हमने राइबोसोम बोला। टाइप ऑफ राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S नाम दिया जाता है, और 70S राइबोसोम दो पार्ट्स के बने होते हैं। लार्ज सब यूनिट को हम 50S नाम देते हैं, स्मॉल सब यूनिट को हम 30S नाम देते हैं। 50S और 30S इनिशियली सेपरेटेड होते हैं मैग्नीशियम आयन के इन्फ्लुएंस में, दोनों 50 और 30S लार्ज और स्मॉल सब यूनिट कंबाइन होकर बना लेते हैं 70S राइबोसोम। तो सुनिएगा, जो है 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम ये 20 नैनोमीटर इंटू 15 नैनोमीटर इसका साइज होता है। 70S राइबोसोम का साइज है 20 नैनोमीटर बाई 15 नैनोमीटर। बताओ तो सही, बात क्लियर है? एक बात जल्दी से बता के आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम द ओनली सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल केमिकली मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल 70S टाइप का होता है, और इस जो है राइबोसोम दो सब यूनिट का बना होता है। इसके लार्ज सब यूनिट को 50S और स्मॉल सब यूनिट को हम 30S नाम देते हैं। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, काइंडली डू नॉट अप्लाई मैथमेटिक्स। बात आगे बढ़ाया जाए। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में दो जगह पर मिलेगा। राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड इन two places either freely present in the cytoplasm। ये जो 70S राइबोसोम है, it is found either freely present in the cytoplasm or it is found attached with the cell membrane। बात आगे बढ़ा उसके पहले एक पॉइंट बता देता हूं, S का मतलब 70S में, 50S में, 30S में। S का मतलब हुआ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, साइंटिस्ट के नाम पर स्वेडबर्ग यूनिट नाम देते हैं। सो ये मेंशन करते हुए हम बात आगे बढ़ाते हैं, चल रहे हैं आगे। तो हमने बोला S रिप्रेजेंट सेडिमेंटेशन यूनिट, S रिप्रेजेंट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, या साइंटिस्ट के नाम पर इट रिप्रेजेंट स्वेडबर्ग यूनिट।
ठीक है, थोड़ा बहुत यूकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज में हम ये सब जस्टिफाई करेंगे। अगर मैं राइबोसोम के लोकेशन की बात करूं, राइबोसोम कहां पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस की बात करूं, लोकेशन की बात करूं, तो राइबोसोम फाउंड freely present in the cytoplasm, freely present in the cytoplasm, या फिर इट इज फाउंड अटैच्ड विथ सेल मेम्ब्रेन, फाउंड अटैच्ड विथ सेल मेम्ब्रेन, अटैच्ड विथ सेल मेम्ब्रेन। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम इट परफॉर्म प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम इट परफॉर्म्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जिसका मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट राइबोसोम है, ये ऐसे प्रोटीन बनाएगा जिसका यूटिलाइजेशन सेल के अंदर होगा, whereas attached ribosome will synthesize protein which is transported outside the cell या secreted outside the cell। so राइबोसोम के फंक्शन की बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन की बातें हो गई। बात आगे बढ़ाया जाए, चले आगे। बात आगे बढ़ा रहे हैं, फंक्शन की बात करें, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, it is called protein factory। ribosome it is involved in synthesis of proteins, synthesis of proteins, it is involved in formation of protein, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दूं दैट फ्री राइबोसोम का मतलब तो समझ गया होगा ना, इट सिंथेसाइज, free ribosome it synthesize proteins which are used by cell, which are used by the cells, by the cell present in cytoplasm, present in cytoplasm। whereas attached ribosome की बात करूं मैं, attached ribosome synthesize proteins which is transported या which is secreted outside the cell, outside the cell। पॉइंट क्लियर है? केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चरली 2 सब यूनिट, देन लोकेशन और फंक्शन, राइबोसोम कंप्लीट हुआ। बात आगे बढ़ाया जाए, पक्का इरेज कर रहे हैं, थोड़ा माइंड में रिमाइंड कर लीजिए। बात आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जल्दी से बताइए ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया, अंदर और बाहर सेल वॉल हो गया, ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म हो गया, ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, 2 टाइप के राइबोसोम, एक या तो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, या इन द साइटोप्लाज्म फ्रीली प्रेजेंट राइबोसोम होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, फिलहाल कभी कभी आता है, अभी नहीं आया है, कभी कभी एक सिंगल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड से, कभी कभी एक सिंगल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड से साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा राइबोसोम सीन अटैच्ड, इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। तो इन द साइटोप्लाज्म ये है एक मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड, ये है एक मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड, और इस मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड को साइमल्टेनियसली, इस मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड को साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा राइबोसोम फाउंड सीम टू बी अटैच्ड, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पॉलीराइबोसोम, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं
पॉलीराइबोसोम। बताइए तो सही क्या नाम देते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को? ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पॉलीसोम। अरे जल्दी से बताइए तो सही क्या नाम देते हैं जब एक मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड को एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? अर्गोसोम। सो मैंने क्या जो है डिफाइन किया? वेन with single messenger RNA mRNA strand, when with single messenger RNA mRNA strand more than one, ये more than one अगर मैं मेंशन करना चाहूं तो 2 to 8, more than 1 2 to 8 ribosomes, more than 1 2 to 8 ribosomes are attached simultaneously, इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम की बातें 12th में भी थोड़ा सा हाईलाइट होगा। ये होता क्यों थोड़ा जानते हैं। यहां पर जो है समझिएगा, ये मानता हूं मैं सेल है, सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मैं डीएनए कंसीडर कर रहा हूं। ये डीएनए है, डीएनए का छोटा सा पार्ट है। डीएनए के छोटे से पार्ट को डीएनए के स्मॉल सेगमेंट को हम जीन्स बोलते हैं। डीएनए का स्मॉल सेगमेंट जो एक टाइप के प्रोटीन जो है फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, एक टाइप के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, दैट पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये डीएनए है, या डीएनए के स्मॉल सेगमेंट को हमने जीन नाम दिया। मैं कंसीडर कर रहा हूं ये जो जीन है, ये किसी ऐसे प्रोटीन, ये किसी ऐसे एंजाइम, ये किसी ऐसे हार्मोन के सिंथेसिस का जेनेटिक कोड। डीएनए के पास किसी भी प्रोटीन, एंजाइम या कैरेक्टर को जो है एक्सप्रेस करने का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो क्या मैं बोलूं डीएनए के पास किसी भी, अच्छा डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मतलब समझा, वो डीएनए ही डिसाइड करेगा कब, क्यों, कैसे, कहां, कितना, कौन सा प्रोटीन, कौन सा एंजाइम जो है बनना है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में एक जीन है और इस जीन के पास किसी ऐसे एंजाइम का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिस एंजाइम की जरूरत सेल को बार बार कंटिन्यूअस है। अब जब डीएनए, वो डीएनए जिसके पास किसी ऐसे एंजाइम का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिस एंजाइम के सिंथेसिस बार बार होना चाहिए, तो प्रोसेस कैसे होता है? डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो दे दिया जाएगा मैसेंजर आरएनए को बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, और बाद में जब ट्रांसलेशन होगा मैसेंजर आरएनए का, राइबोसोम करेगा तो बन जाएगा प्रोटीन, वो पर्टिकुलर एंजाइम बन जाएगा। एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन। सो इस जीन के पास हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इस जीन के पास हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन या एंजाइम नीडेड कंटिन्यूअसली। समझिएगा प्लीज, मैं पॉलीराइबोसोम का कंडीशन समझा रहा हूं, नीडेड कंटिन्यूअसली। तो अब क्या होगा, डीएनए वो अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए के पास जो प्रोटीन बनाने का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो दे दिया जाएगा मैसेंजर आरएनए को। प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू डीएनए अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे देगा। डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका डायरेक्ट जो है ट्रांसलेशन, उसका डायरेक्ट कन्वर्जन प्रोटीन या एंजाइम में नहीं होगा। डीएनए पहले अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए को दे दिया। तो बताइए तो सही, जो मैसेंजर आरएनए को डीएनए ने जेनेटिक इंफॉर्मेशन दिया है ये किसके लिए है? किसी ऐसे प्रोटीन के लिए है जिसकी जरूरत बार बार है। वैसे तो जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए का काम खत्म हो जाता है तो मैसेंजर आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बट ये कैसा मैसेंजर आरएनए है? ये एक ऐसा मैसेंजर आरएनए है जिसके पास डीएनए ने कुछ ऐसे मैसेज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन किए हैं कुछ ऐसे प्रोटीन या एंजाइम के लिए जिसकी जरूरत सेल को बार बार है। तो अब यहां पर होगा ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन करेगा कौन? इसका ट्रांसलेशन, इस मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन मैं बता चुका हूं। ट्रांसलेशन करता कौन है? राइबोसोम। और ट्रांसलेशन से बनता क्या है? ट्रांसलेशन से बनता है प्रोटीन। सो एक राइबोसोम आया, ये इस मैसेंजर आरएनए पर स्क्रॉल कर रहा है और ट्रांसलेशन करके इसने बना लिया वो प्रोटीन जिसकी जरूरत बार बार है।
अब क्या इस मैसेंजर आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और जो प्रोटीन की जो जरूरत बार बार है फिर से जीन को बोलो नया नया ताजा ताजा मैसेंजर आरएनए बनाओ और फिर से प्रोटीन नहीं। इस मैसेंजर आरएनए के पास ऐसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए ने दिया है जिससे जो प्रोटीन बनेगा उसकी जरूरत बार बार है। तो राइबोसोम आगे चला गया, फिर से एक राइबोसोम ज्वाइन होगा, फिर से एक राइबोसोम ज्वाइन होगा, फिर से एक राइबोसोम ज्वाइन होगा और सेम प्रोटीन का मल्टीपल कॉपीज बनता रहेगा। सेम प्रोटीन का मल्टीपल कॉपीज बनता रहेगा क्योंकि इस प्रोटीन जैसे जो है मैं एक जो है एटीपी सिंथेटेज, जस्ट समझने पॉइंट ऑफ व्यू, एटीपी सिंथेटेज एक एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के समय एटीपी सिंथेसिस करता है। हम जब पैदा हुए और जब तक टपकेंगे नहीं तब तक एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को जो है प्रिपेयर करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस जीन ने अपना एटीपी सिंथेटेज वाला जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दिया मैसेंजर आरएनए को। अब इस मैसेंजर आरएनए को एक राइबोसोम ने जो है ट्रांसलेट किया, फिर दूसरे ने, चूंकि एटीपी की जरूरत कंटिन्यूअस है तो ये यहां पर बन गया मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम प्रोटीन, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम प्रोटीन या सेम एंजाइम। सो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? जब एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच्ड हैं एक सिंगल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड को, जब एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच्ड हैं एक सिंगल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड को, क्योंकि उस सिंगल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड के पास एक ऐसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ऐसे प्रोटीन और एंजाइम के लिए जिसकी जरूरत बार बार है, हमें उसका सिंथेसिस कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मैसेंजर आरएनए को एक राइबोसोम अटैच हुआ, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना दिया, एंजाइम बना दिया, पीछे से दूसरे ने सेम प्रोटीन बनाया, पीछे से तीसरे ने सेम प्रोटीन बनाया, पीछे से चौथे ने सेम प्रोटीन बनाया। सो ऐसे में एक साथ एक से ज्यादा राइबोसोम कंटिन्यूअसली एक ही मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन करके एक एंजाइम का मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम, अर्गोसोम। बताओ तो सही, बात क्लियर है? राइबोसोम और पॉलीराइबोसोम कंप्लीट हो गया। रिमाइंड करिएगा मैंने क्या क्या बातें किया।